हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे हम आज इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, फर्स्ट टॉपिक का नाम है हमारे आधुनिक चीन की शुरुआत, यानी कि चीन में जो विकास हुआ है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो चीन में विकास की शुरुआत जो मानी जाती है, ये माना जाता है चीन के अंदर विकास की शुरुआत यानी कि आधुनिकीकरण की शुरुआत 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। यानी कि जब 16वीं 17वीं शताब्दी आ गई थी, जब से चीन आधुनिक बनना शुरू हो गया था, विकास करना शुरू हो गया था चीन। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है पहला अफीम युद्ध क्या था, इसके बारे में पढ़ेंगे और ये कब हुआ और क्यों हुआ। जो अफीम जो है, अफीम एक पदार्थ होता है जिसकी खेती की जाती है। जिस तरीके से गेहूं की, चावल की खेती होती है, इसी तरीके से अफीम की भी खेती की जाती है। अफीम का जो युद्ध है वो 2 देशों के बीच में हुआ था। उन देशों का नाम है चीन और ब्रिटेन। अफीम का युद्ध जो है वो 1839 से 1942 के बीच में होता रहा। बीच में इन दोनों के बीच में युद्ध होते रहते थे। ब्रिटेन चाहता था कि अफीम जो है, अफीम पे ज़्यादा हक ब्रिटेन का होना चाहिए, परंतु चीन चाहता था कि चीन का होना चाहिए। इसलिए ब्रिटेन ने अपनी सेना का इस्तेमाल करके चीन से इसे हड़पने की कोशिश करी। इसलिए दोनों के बीच में युद्ध हो गया। यही था अफीम युद्ध। अब पढ़ लेते हैं sun यat-सेन के बारे में कि sun यat-सेन कौन था। जो sun यat-सेन जो है ये चीन के एक बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक जो चीन है यानी कि विकास करने वाला चीन जो है उसकी स्थापना इन्होंने ही करी थी, sun यat-सेन ने। जो sun यat-सेन है इन्होंने चीन के एक साम्राज्य का अंत भी करा था, जिस साम्राज्य का नाम था मांचू। मांचू साम्राज्य को sun यat-सेन जो थे इन्होंने ख़त्म कर दिया था। जो sun यat-सेन जो थे ये एक बहुत ज़्यादा गरीब परिवार के रहने वाले थे। ये जिस स्कूलों में जाते थे वहाँ पे इन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिली, फिर भी इन्होंने उन स्कूलों में लोकतंत्र के बारे में पढ़ा और सीखा और ईसाई धर्म के बारे में इन्होंने जाना। ये जो थे डॉक्टर की पढ़ाई करी इन्होंने sun यat-सेन ने। ये चाहते थे कि चीन का जो भविष्य है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, चीन बहुत ज़्यादा विकास करे। इसलिए इन्होंने चीन के विकास के लिए 3 सिद्धांत बनाए थे। इनके सिद्धांतों जो है उनका नाम है सनमिनचुई। सनमिनचुई के नाम से इनके 3 सिद्धांत जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं sun यat-सेन के। यह sun यat-सेन के 3 सिद्धांत, जिनमें पहला जो सिद्धांत है उसका नाम है राष्ट्रवाद। ये चाहते थे कि चीन के लोग जो हैं उनके मन में अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा वफादार रहें अपने राष्ट्र के प्रति। वो चाहते थे कि उनके राज्य पे, उनके चीन पे कोई भी बाहर का, विदेश का कोई भी नागरिक शासन ना करे, ना ही कोई पार्टी शासन करे। वो चाहते थे कि चीन पे उनके लोगों का हक हो, उनके लोग भी ही वहाँ पे शासन करें। गणतांत्रिक सरकार की स्थापना, ये चाहते थे कि गणतंत्र पर आधारित इनकी सरकार होनी चाहिए, लोगों की अपनी सरकार होनी चाहिए। चीन के लोगों की बाहर की साम्राज्यवादी शक्तियाँ हैं, ब्रिटेन आदि, अमेरिका आदि, इनका चीन पर कोई भी हक नहीं होना चाहिए। समाजवाद इनका तीसरा सिद्धांत था। ये चाहते थे कि समाज में जितने भी इनके संसाधन हैं, सभी चीज़ें, उस पर किसी बड़ी कंपनी का या व्यक्ति का हक नहीं होना चाहिए, उस पर सभी का हक होना चाहिए। यानी कि चीन के जितने भी नागरिक हैं सबों का उस पर हक होना चाहिए, चीन के सभी संसाधनों पर। और ये चाहते थे कि चीन के हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, परिवहन, ये सब चीज़ें ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि वो अपना जीवन जी सके। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है ताइवान में लोकतंत्र की स्थापना। ताइवान क्या है? ताइवान जो है एक द्वीप है। द्वीप ऐसे वो कहते हैं जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। यानी कि ताइवान जो एक छोटा सा द्वीप है, ये चीन के पास ही है, इसलिए उसे चीन का ही बहुत अच्छा हिस्सा माना जाता है। जो ताइवान जो है, पहले यहाँ पे लोकतंत्र नहीं था, पहले वहाँ पे राजा का शासन था। लोग जो थे ताइवान के बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने राजा से, तो लोगों ने मांग करी कि उनके यहाँ पे लोकतंत्र आना चाहिए, तो राजा ने इजाज़त दे दी। उनके यहाँ पे विरोधी पार्टी भी कई सारी उठ गई। वहाँ पे चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद एक लोकतांत्रिक पार्टी जीत गई ताइवान के अंदर, और उस लोकतांत्रिक पार्टी ने लोकतंत्र की स्थापना ताइवान में कर दी। इस तरीके से ताइवान में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। चीन द्वारा अपनाए गए आधुनिकीकरण के रास्ते, यानी कि चीन ने किस तरीके से अपना विकास करा, किस तरीके से चीन विकास करता चले गया, उसके क्या क्या रीज़न थे, वो ये सभी रीज़न थे, उनके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं डिटेल से। उनमें फर्स्ट रीज़न जो था उसका वो है हमारा साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण। चीन के अंदर जो है
एक दल था यानी कि पार्टी थी जिसका नाम था साम्यवादी पार्टी। उनने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चीन को संभाल रखा था, बहुत अच्छी तरीके से चीन को कंट्रोल में कर रखा था। चीन जो है उसने आर्थिक खुलापन अपना लिया था। आर्थिक खुलापन का मतलब होता है कि व्यापार जो हो किसी भी देश से वो आसानी से हो सके और ज़्यादा टैक्स भी न लगे। तो विश्व बाज़ार में चीन जो था अब उतर चुका था। चीन दूसरे देशों से व्यापार करने लग गया था और चीन का अब दूसरे देशों में व्यापार करने में ज़्यादा टैक्स भी नहीं लगता था। सामंतवाद को ख़त्म कर दिया था चीन के अंदर। सामंतवाद क्या था? सामंतवाद जो थी एक प्रथा थी जिसके के अंदर जो बड़े बड़े अमीर ज़मींदार होते थे वो लोगों से काम करवाया करते थे फ्री में। तो इस प्रथा को चीन में ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से चीन में आधुनिकीकरण की शुरुआत हो गई। चीन में शिक्षा का प्रसार किया गया, लोगों को शिक्षा प्रदान की गई, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करवाई गई लोगों को। छठा जो कारण था वो ये था विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने का कार्यक्रम। चीन ने प्लानिंग कर ली थी ताकि कोई भी विदेशी शक्ति उस पर आक्रमण ना कर सके, कब्जा ना कर सके। निजी कारखानों और भूस्वामियों का अंत, यानी कि जो प्राइवेट जितनी भी कंपनी है, किसी बड़े व्यक्ति के कारखाने चल रहे थे चीन में, उन सबको ख़त्म कर दिया चीन ने और उन सब पे सरकार का हक हो गया। सरकारी सभी कारखानों फैक्ट्रियों को चलाने लगी। अर्थव्यवस्था जो उस पर सरकार ने नियंत्रण लगा लिया था पूरी तरीके से। सारे के सारे पैसे रिलेटेड बहुत बड़े बड़े काम सरकार ही करने लगी थी। तेज़ी से चीन में औद्योगिकरण फैलता जा रहा था और चीन विकास करता चले जा रहा था। बाज़ार संबंधी सुधार किए गए चीन में। बाज़ार के अंदर सुधार किए गए, बाज़ार के लिए नियम बनाए गए किस तरीके से लोग व्यापार कर सकते हैं। एक ही दल की सरकार चलती रही चीन में जो बहुत अच्छी तरीके से शासन कर रही थी और बेकार की सरकारों को सभी को ख़त्म कर दिया गया। आधुनिकीकरण का श्रेय साम्यवादी दल को माना जाता है, यानी कि जो मेनली ये माना जाता है चीन ने विकास करा है वो साम्यवादी दल की वजह से ही करा है, क्योंकि साम्यवादी दल ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी चीन को विकास करवाने में। जो पुरानी असमानता जो थी उन्हें अंत कर दिया गया, लोगों के बीच में समानता लाई गई, चीन में सभी लोगों को बराबर सम्मान दिया गया। केंद्रीय सरकार की चीन के अंदर स्थापना करी गई ताकि अच्छी तरीके से चीन के अंदर शासन किया जा सके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हमने पढ़ा चीन में आधुनिकीकरण की शुरुआत कैसे हुई। अब पढ़ेंगे हम जापान में किस तरीके से आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई थी। तो जापान ने आधुनिकीकरण की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला तरीका ये अपनाया कि जो भी उसके जापान में कृषि होती थी, जापान कृषि में किसानों से कर लिया करता था, जिससे सरकार के पास बहुत ज़्यादा धन हो जाता था। जापान के अंदर बहुत सारी रेल लाइनों का निर्माण किया गया ताकि फैक्ट्रियों से बड़े बड़े कारखानों का सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सके। चीन के अंदर वस्त्र उद्योग को बहुत अच्छी तरीके से चलाने के लिए मशीन लगाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वस्त्र बनाया जा सके और अच्छी क्वालिटी का बनाया जा सके और लोगों को सस्ता मिल सके। मजदूर जो थे उन्हें बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया गया, यानी कि मजदूरों को अच्छी तरीके से सिखाया गया कि किस तरीके से जापान के अंदर उन्हें काम करना है। जापान के अंदर बैंकों की स्थापना करी गई ताकि लोगों को अच्छी तरीके से कर्ज मिल सके और वो अपना बहुत अच्छी तरीके से विकास कर सके। लोगों को पारंपरिक कौशल सिखाए गए, नए नए तकनीकें तरीके सिखाई गई काम करने की ताकि लोग अच्छी तरीके से विकास कर सकें। पश्चिम से यानी कि यूरोप के और अमेरिका की जो अच्छी बातें थी वो सारी लोग अपनाने लगे थे जापान के, उनकी तरह विकास करने लगे थे। जापान के अंदर राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, यानी कि जापान के नागरिकों में ये बताया गया कि उनका देश बहुत ज़्यादा अच्छा है और उन्हें अपने देश के विकास के ऊपर बल देना चाहिए। देश के लिए हमेशा अच्छा नागरिक बनना चाहिए, उन्हें वफादार रहना चाहिए अपने देश के लिए। ये सभी नागरिकों को उनके सिखाया गया और ये सिखाया गया कि जो तुम्हारा सम्राट है वो बहुत अच्छी तरीके से शासन कर रहा है, उसके कभी भी खिलाफ नहीं होना, उसके हमेशा वफादार रहना है सम्राट के अपने। ये सारे तरीके जापान ने अपनाए थे 10 के 10 ताकि वो विकास कर सके। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा, उस टॉपिक का नाम है जापान का चीन और भारत से आयात। आयात का मतलब होता है कोई भी चीज़ मंगाना। जो जापान है पहले ये माना जाता था जापान जो है बहुत ज़्यादा अमीर देश है क्योंकि वो चीन से रेशम मंगाता था, ख़रीदता था, और भारत से वो बहुत अच्छी तरीके से कपड़े ख़रीदता था क्योंकि भारत के पास बहुत अच्छी तरीके के कई सारी तरीके के कपड़े मिलते थे भारत के यहाँ पे, और भारत बहुत ज़्यादा सस्ते भी बेचता था कपड़े, तो जापान भारत से कपड़ा ख़रीद लेता था। और जो जापान था वो भारत और चीन को या और देशों से जो भी ख़रीदता था उसके बदले या तो ये सोना देता था या फिर चांदी देता था उन देशों को। भारत उन्होंने क्योतो को निषेधन में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी उठाए गए जिससे कि रेशम का आयात कम किया जा सके। अब जो जापान था उसने देखा कि रेशम की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन्होंने रेशम जो है अपने देश में उगाना शुरू कर दिया। रेशम का जो था खुद ही बनाने लग गए थे जापान के लोग ताकि दूसरे देशों पर निर्भर ना रहा जा सके। तो रेशम बनाने के लिए उन्होंने क्योतो नाम की जापान की एक जगह में
बनाना शुरू कर दिया था रेशम को। और जो रेशम है उस जगह का दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, लोग भी जापान से ही उल्टा ख़रीदने लग गए थे। इन्होंने, जो जापान के लोग थे, इन्होंने मुद्रा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, यानी कि पैसों को उपयोग करना शुरू कर दिया था ताकि व्यापार अच्छी तरीके से हो सके और ख़रीदारी अच्छी तरीके से हो सके। इन्होंने चावल जो थी उसके भी शेयर बाज़ार खोल दिए थे ताकि चावल जो है, लोगों को चावल के बारे में पता चल सके कि चावल का शेयर कितना जा रहा है, कितना ऊपर उठ रहा है चावल या कितना नीचे गिर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।